बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान एंड आई एम टीचिंग यू बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15 का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट इज़ अबाउट एक्सक्रीशन। और आगाज़ करेंगे हम एक्सक्रीशन के इंट्रोडक्शन से और उसके साथ ही स्टडी करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ऑलराइट, तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, द टॉपिक बिगिंस विद एक्सक्रीशन। एक और लफ्ज मैं यहां पे मेंशन कर रहा हूं, दैट इज ईजेशन। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स ये दो अल्फाज हमने यहां पे लिखे हैं, पहले इनका डिफरेंस समझ लीजिए। हायर एनिमल्स के अंदर या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये देखा गया है कि अगर सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स को खारिज किया जाए, असल में वो क्या है कि वो फूड पार्टिकल्स जो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो सके या जिनको कोई भी सिस्टम डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उनको बॉडी से निकाल दिया जाता है। अगर तो ये सारे का सारा प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम की ओरल ओपनिंग से शुरू हो और एब ओरल ओपनिंग तक जाके खत्म हो जाए, तो इस अमल को हम कहेंगे ईजेशन। क्या कहेंगे इसको? ईजेशन। ऑलराइट, फिर उसके बाद दूसरी चीज जो हमने यहां पे लिखी है, दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए स्टूडेंट्स मैं यहां पे एक आसान सा जुमला लिख रहा हूं, इसको याद रखिएगा। रिमूवल ऑफ wasteful metabolites or specially nitrogenous wastes. Alright students, वो तमाम इकसाम के केमिकल मॉलिक्यूल्स जो बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स के तौर पे पैदा होते हैं, उनमें से कुछ चीजों को तो रिसाइकल करके इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे हैं कि जो अगर बॉडी में ज्यादा देर स्टे करें तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी या जहरीलापन पैदा हो सकता है, जिसमें यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड वगैरह शामिल हैं। तो इस वजह से इनको बॉडी से फौरी तौर पे खारिज करना बहुत जरूरी होता है। इस अमल को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो अगर इसको और आसान करना चाहें तो हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब सवाल ये पैदा होता है, एनिमल्स के अंदर तो हमें नजर आता है, बेशक वो यूनिसेलुलर हैं या सिंपल मल्टीसेलुलर हैं या कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर हैं, दे हैव डेवलप्ड सम सर्टेन एक्सक्रीटरी सिस्टम्स और मैकेनिज्म्स। तो वो तो सिंपली एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट को खारिज करते रहते हैं। जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे पास अल्लाह ताला ने किडनीज दिए हुए हैं, फिर उनके साथ एसोसिएटेड एक ट्यूब्यूल्स का सिस्टम है और फिर उसके बाद हम वेस्ट प्रोडक्ट्स को खारिज कर देते हैं। इसी तरह दूसरे वर्टिब्रेट्स के अंदर भी ये मैकेनिज्म हमें नजर आता है। लेकिन व्हाट अबाउट प्लांट्स? क्या प्लांट्स के पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए वो नाइट्रोजनस वेस्ट से छुटकारा हासिल कर सकें? तो इस तरह का हमारी तरह का सिस्टम तो नजर नहीं आ रहा कि एक तरफ से इनटेक किया जाए, फिर उसको मेटाबोलाइज किया जाए और फिर उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स को खारिज कर दिया जाए। लेकिन उसकी बजाय पौधों ने कुछ और मैकेनिज्म्स डेवलप किए हुए हैं जिनके जरिए वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से खारिज कर देते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि प्लांट्स के अंदर वेस्ट हम किस किस तरह के मॉलिक्यूल को कंसीडर करें। इसके लिए स्टूडेंट्स मैं वन बाय वन यहां पे जिक्र करूंगा इन सब चीजों का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट excretion in plants. All right, अब excretion in plants में स्टूडेंट्स याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर पे we have oxygen. अब आपके जहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि ऑक्सीजन किस तरह से वेस्ट प्रोडक्ट है। तो स्टूडेंट्स याद रखें, प्लांट्स आर ऑलवेज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर रोशनी की मौजूदगी में फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज कर रहे हैं और नतीजे में ग्लूकोज और ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन स्टोमेटा के जरिए खारिज कर दी जाती है। चूंकि खारिज की जा रही है तो इसका मतलब इट इज वेस्ट फॉर द प्लांट्स। ओके, इसको हम यहां पे लिखना चाहें तो इसको हम मेंशन कर सकते हैं इस तरह से, ऑक्सीजन is produced during the process
of photosynthesis and it is eliminated via stomata. एलिमिनेट करना, खारिज कर देना या खत्म कर देना, यानी निकाल दिया जाएगा इसको. कहां से निकाला जा रहा है? स्टोमेटा के थ्रू, वहीं से गैसियस एक्सचेंज चलता रहता है. फिर इसके साथ अगली बात स्टूडेंट्स जो हमने याद रखनी है, दैट इज अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या पौधे सिर्फ हर वक्त फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं? नो, देयर इज अनदर सिस्टम. और वो कौन सा मैकेनिज्म चल रहा है? रेस्पिरेशन इनके अंदर चल रही है. तो रेस्पिरेशन के नतीजे में क्या किया जाएगा? स्टोर्ड फूड यानी कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ा जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस किए जाएंगे. अब इसका मतलब यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे आर आल्सो वेस्ट प्रोडक्ट्स इन सम मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द प्लांट्स एज वेल. तो इसको हम यहां पे लिख लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड are produced during respiration. All right. Carbon dioxide is absorbed during photosynthesis. All right. Water is released, or we can say transpired through stomata. All right students, अब यहां पे एक जनरल सी बात याद रखिएगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेटरी बाय प्रोडक्ट के तौर पे पैदा हो रही है, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर तो रोशनी का वक्त है यानी दिन के वक्त, तो उस वक्त तो उसको इस्तेमाल कर लिया जाएगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में. लेकिन अगर शाम है और अंधेरा हो चुका हुआ है तो प्लांट्स स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी खारिज कर देते हैं. इसी वजह से ये कहा जाता है कि रात के वक्त पौधों के इर्द गिर्द या दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियसली आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. फिर इसके साथ जो दूसरी चीज यहां पे मैंने लिखी है स्टूडेंट्स, दैट इज अबाउट वाटर. वाटर के लिए भी सेम चीज, अगर तो वाटर की अवेलेबिलिटी है यानी मजीद पानी एब्जॉर्ब हो रहा है रूट से, तो स्टोमेटा के जरिए लीव्स में से इसको खारिज कर दिया जाएगा. तो ट्रांसपिरेशन के थ्रू इसको निकाला जा रहा है. लेकिन अगर यहां पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई हो गई है वाटर की, तो उस सूरत में स्टोमेटा को बंद कर लिया जाएगा और पानी को थोड़ी देर के लिए कंजर्व कर लिया जाएगा. फिर इसके साथ ही स्टूडेंट्स एक और बात याद रखिएगा कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एनिमल्स के अंदर किसी प्रोसेस के थ्रू पैदा होते हैं? तो यस, द मेटाबॉलिक रिएक्शंस ड्यूरिंग व्हिच लिपिड्स and carbohydrates are broken down, carbon dioxide and water are produced as metabolic waste products. Okay? फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को हम लोग खारिज कर देते हैं, हमारे लंग्स के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है. इसी तरह जो वाटर है वो हमारे लंग्स को या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को मॉइस्ट रखने के लिए इस्तेमाल होता है और बाहर आती हुई हवा के साथ वाटर वेपर्स खारिज हो जाते हैं. अब दूसरी तरफ एनिमल्स की ही अगर हम बात करें तो एनिमल्स में हमें ये नजर आता है वहां पे प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन की जाए या न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेकडाउन की जाए, दोनों सूरतों में अमाइनो ग्रुप रिलीज होगा जो बाद में कन्वर्ट कर लिया जाता है इनटू अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. तो इन नाइट्रोजनस वेस्ट को भी एनिमल बॉडी से फौरी तौर पे बाहर खारिज करना बहुत जरूरी है. अगर ये ज्यादा देर के लिए बॉडी के अंदर रुकेंगे तो इसका मतलब है कि मजीद मसाइल बढ़ सकते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये जनरल सी बातें हमारी एक्सक्रीशन के लिए. और प्लांट्स के अंदर जो एक्सक्रीशन के मैकेनिज्म्स अभी डेवलप हो रहे हैं उसमें पहला स्ट्रक्चर दैट आर वैक्यूल्स. जी स्टूडेंट्स, वैक्यूल की टर्म से तो आप लोग वाकिफ हैं. वैक्यूल इज अ लार्ज वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर विद इन द प्लांट सेल. ओके, प्लांट सेल के अंदर इतना बड़ा स्ट्रक्चर कि उसकी वजह से न्यूक्लियस को भी साइड पे पुश कर दिया जाता है. अब अभी तक तो हम ये पढ़ते आए हैं कि वैक्यूल्स के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स और शुगर्स वगैरह को स्टोर किया जाता है, लेकिन ये भी मुमकिन है
कि वहां पे वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी स्टोर कर लिया जाए। तो इसके लिए मैं एक जुमला यहां पे लिख देता हूं, वैक्यूल्स स्टोर वाटर एंड सॉल्ट्स और sugars, but they can be used to store nitrogenous wastes or simply metabolic wastes which are later on crystallized. Alright students, तो वैक्यूल्स को ना सिर्फ काम की चीजें स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनसे सेल को नुकसान हो सकता है उनको भी क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में टोनोप्लास्ट के अंदर वाली साइड पे स्टोर किया जा सकता है। एंड टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट वैक्यूल। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए आ रही है, देयर इज एन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल। इट इज एक्सक्रीटोफोर। ऑलराइट, और दूसरे लफ्जों में इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि एक्सक्रीशन थ्रू लीव्स। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स ये समझने वाली बात है। किस तरह से समझने वाली बात है कि आमतौर पे जब खिजा के मौसम में बहुत सारे दरख्त बड़े खूबसूरत कलर्स के पत्ते बना चुके होते हैं जो हमें देखने में बड़े जबरदस्त लग रहे होते हैं, और जब वो गिर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यही पहचान है कि दिस इज द लीफ फॉल सीजन और द ऑटम। खिजा का मौसम जो है उसकी पहचान है कि दरख्त अपने पुराने पत्ते झाड़ देते हैं, लेकिन असल में दैट इज द टाइम फॉर द प्लांट्स टू रिसाइकल देयर न्यूट्रिएंट्स। ऑलराइट, अब इसका क्या मतलब हुआ कि रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स किस तरह से हो रही है? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, पत्ते अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने लीफ स्टाक्स के अंदर स्टोर करते रहते हैं। अब लीफ स्टाक्स के अंदर स्टोर होते रहते हैं। अब यहां पे मैं ये भी बताता चलूं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो ज्यादातर इन पत्तों के कलर को चेंज करने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो ये भी मैं यहां पे लिख रहा हूं, दे कुड बी हैवी मेटल्स, ऑलराइट, or oxalates, or they can be tannins, all right, जिसकी वजह से क्लोरोफिल रिडक्शन हो जाती है। all right, change in color of the leaves, पत्तों का रंग तब्दील हो सकता है। और एट द एंड एक टर्म मैं यहां पे लिख रहा हूं और उम्मीद है आप इससे वाकिफ होंगे, दैट इज नोन एज एब्सेशन। एब्सेशन का क्या मतलब है कि पहले से ही कंट्रोल्ड या प्री डिटर्मिन्ड डेथ है या डिटैचमेंट है कुछ सेल्स की फ्रॉम द मेन एक्सेस। जो वो मेन ब्रांच थी जिसके ऊपर ये पत्ता लगा हुआ था और अपने लीफ स्टाक की मदद से जुड़ा हुआ था, वो खुद ब खुद एक एब्सेशन रिंग उसके ऊपर बनता है और वो उससे अलहदा होके वो पत्ते जमीन पे गिर जाते हैं। अब जब पत्ते जमीन पे गिर रहे हैं तो इसी को तो हम लीफ फॉल कहते हैं। और साल में एक मखसूस वक्त होता है जब बहुत सारे पौधे अपने पत्ते गिराना शुरू हो जाते हैं, तो हम कहते हैं दिस इज द लीफ फॉल सीजन। तो वो लीफ फॉल सीजन बुनियादी तौर पे क्या कर रहा है कि वो तमाम लीव्स जिन्होंने अपने नाइट्रोजनस वेस्ट से अब छुटकारा हासिल करना है वो अपने स्टॉक में शिफ्ट करते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्लोरोफिल की मिकदार में कमी हो जाती है, इनका कलर चेंज हो जाता है और फिर ये पत्ते जमीन पे गिर जाते हैं। अब जमीन पे गिरने के बाद भी काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि पौधों को मजीद फायदा होना शुरू हो जाता है। वो किस तरह से फायदा होगा कि पहले नंबर पे तो नाइट्रोजनस वेस्ट या बाकी वेस्ट वगैरह जो है उनसे पौधों ने छुटकारा हासिल कर लिया। उसके बाद जो अगला फेज है वो क्या है, वही लीफ लिटर जो सारे के सारे पत्ते जमीन पे गिर चुके हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डीकंपोज होके उसी सॉइल का हिस्सा बन जाएंगे और उस मिट्टी में से फिर पौधे अपने न्यूट्रिएंट्स को रीएब्सॉर्ब करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज रीसाइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स।
ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाला काम चल रहा होता है। आखिरी पॉइंट को मैं यहां पे लिख भी रहा हूं आपके लिए, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेक प्लेस बाय decomposition of leaf litter। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब जब ये लीव्स जमीन के ऊपर गिरेंगे, इनको डिकम्पोज किया जाएगा और डिकम्पोज होने के बाद ये दोबारा से सॉइल का हिस्सा बन जाएंगे। अब यहां से जो प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं या पहले से मौजूद जो नए पौधे हैं वो न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करेंगे और बाकी अपने इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को मुकम्मल कर लेंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही एक और एग्जांपल जरूर यहां पे याद रखिएगा आप लोग कि ब्लूबेल खास किस्म के जो पौधे हैं, असल में इनके फ्लावर्स की वजह से इनका ये नाम रखा गया है। इनके जो बल्ब्स हैं, ऑलराइट स्टूडेंट्स, यानी चूंकि ब्लूबेल्स ये उल्टे हमें नजर आते हैं इस तरह के फ्लावर्स, अब जब ये जमीन पे गिरते हैं तो इनके बल्ब्स जो हैं वो जमीन का ही हिस्सा बन जाते हैं और डिकम्पोज होके बाद में आने वाली जनरेशंस के लिए फायदेमंद हो जाते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके साथ ही जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, वो एक खास ग्रुप है प्लांट्स का, एबनी वगैरह जिसको हम नाम दे सकते हैं जनरली, लेकिन वो एक मखसूस जीनस है। अब इस जीनस के पौधों के अंदर ये देखा गया है कि पौधे अपने स्टेम को इस्तेमाल करते हैं एज डस्टबिन, लेकिन स्टेम के किस हिस्से को, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं दो डिफरेंट पार्ट्स में। ओल्ड जाइलम, जी स्टूडेंट्स, अब ओल्ड जाइलम से क्या मुराद है कि आमतौर पे जब प्लांट्स सेकेंडरी ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो पुराने जाइलम वेसल्स वगैरह को डस्टबिन के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यानी कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे या बाकी क्रिस्टलाइन वेस्ट जो हैं उनको जाइलम के अंदर डंप कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद वाला जो नया जाइलम बन रहा है उसको कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए एक जुमला लिख लेते हैं यहां पे, waste products are dumped into old xylem vessels। ऑलराइट, फिर इसके साथ ही साथ जिन पौधों की हम बात कर रहे थे उनके स्टेम का दरमियान वाला हिस्सा हमेशा डार्क ब्राउन वुड पे मुश्तमिल होता है। ऑलराइट, तो इसी चीज को कैप्शन बना लेते हैं हम अपना याद रखने के लिए, डार्क ब्राउन वुड इन एबनी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यहां पे भी समझ लें कि क्या किया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को स्टेम के सेंट्रल पार्ट में डिपॉजिट करते रहते हैं ये वाले पौधे, और उसकी वजह से लकड़ी का दरमियान वाला हिस्सा डार्क ब्राउन कलर का नजर आना शुरू हो जाता है। अब यहां तक तो ये हो गया इसका वेस्ट डिस्पोजल के, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर खारिज कर दिया है, यानी लीव्स ने बाकी इर्द गिर्द के सेल्स ने उठा के पुराने वाले जाइलम में भेज दिया और फिर इसी तरह स्टेम के सेंट्रल पार्ट में उसको डंप कर दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, अहम बात यह है कि जब ये वेस्ट प्रोडक्ट्स या वेस्ट केमिकल्स वगैरह इस स्टेम के अंदर स्टोर हो जाते हैं, इस लकड़ी को अगर बाद में ऑर्नामेंटल्स वगैरह बनाने के लिए या फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इट प्रोड्यूसेस क्वालिटी वुड। अब बहुत शानदार किस्म की लकड़ी बनती है जिससे ऑर्नामेंटल्स बनाए जा सकते हैं और फर्नीचर वगैरह तैयार किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर इंसेक्ट्स का भी हमला नहीं होता। फिर इसके साथ ही साथ एक और बात मैं यहां पे अगर लिख दूं तो यह भी अहम बात है कि डायरेक्टली कुछ प्लांट्स अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को सॉइल में भेज देते हैं, आर रिलीज्ड इनटू सॉइल थ्रू रूट्स। इसके लिए एक अहम मैकेनिज्म मैं साथ मेंशन कर रहा हूं स्टूडेंट्स, दैट इज नोन एज कंपटीशन। ऑलराइट, अब इसका क्या मतलब है, कुछ पौधे ऐसा करते हैं कि अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को जड़ों के जरिए अपने इर्द गिर्द की सॉइल में खारिज कर देते हैं।
अब वहां पे अगर तो कोई ऐसा पेस्ट ग्रो कर रहा है, साथ इर्द गिर्द कोई ऐसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं कि इस पौधे को ये खतरा है कि इसके न्यूट्रिएंट्स कहीं वो पेस्ट या कोई और नुकसानदेह पौधा जज़ब ना कर जाए, तो इसके केमिकल्स की वजह से उसकी रूट्स जो हैं वो ग्रो करना बंद हो जाएंगी। जब जड़ें ग्रो ही नहीं करेंगी तो इसका मतलब है कि उस पौधे की आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल डेथ हो जाएगी। इसी तरह कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो अपनी रूट्स के थ्रू ऐसे केमिकल्स रिलीज करते हैं कि जो बाद में इंसेक्ट्स को भी खत्म करने या उनको मारने के काम आ सकते हैं। तो पौधों ने अपने नेचुरल सर्वाइवल को वेस्ट प्रोडक्ट्स के थ्रू भी पॉसिबल बनाया हुआ है। दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी।